नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ चल के फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। संविधान सदन में हुआ संविधान दिवस का मुख्य कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान को बताया देश का सबसे पवित्र ग्रंथ। स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह में होंगे शामिल। भारतीय न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट करेंगे जारी। यूपी के संभल हिंसा की एफआईआर में सनसनीखेज खुलासे। सपा सांसद समेत विधायक के बेटे ने भीड़ को उकसाया। पूरी प्लानिंग के साथ जुटी थी 700 से 800 लोगों की भीड़। पुलिस को जिंदा जलाने की थी साजिश। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का सीएम पद से इस्तीफा। जल्द सामने आएगा महायुति सरकार का फॉर्मूला। विधानसभा के मौजूदा कार्यकाल का आज अंतिम दिन। और अब से थोड़ी देर में शतरंज विश्व चैंपियनशिप में युकेश और चीन के डिंग लिरेन के बीच दूसरे राउंड का मुकाबला। डिंग लिरेन को 1-0 की बढ़त। और अब सबसे पहले बात करते हैं संविधान दिवस की। आज के दिन 1949 में देश ने संविधान को अंगीकृत किया था। इसके 75 साल आज पूरे हो गए हैं। इस दिन को संविधान दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। इस बेहद खास दिन पर संविधान सदन में एक भव्य समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ ग्लिम्स और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ग्लोरियस जर्नी नामक 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया। भारत के संविधान की कला को समर्पित पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। आज के इस खास समारोह में संविधान का संस्कृत और मैथिली संस्करण भी जारी किया गया। राष्ट्रपति ने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया और कहा कि संविधान देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के भागीदार भी बन गए हैं और साक्षी भी। 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था। उस दिन संविधान सभा के माध्यम से हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया था। हमारे संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रगतिशील और समावेशी सोच की झलक संविधान में साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये देश का सौभाग्य है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान निर्माण की यात्रा का मार्गदर्शन किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रगतिशील और समावेशी सोच की छाप हमारे संविधान पर अंकित किया है। संविधान सभा में बाबा साहेब के ऐतिहासिक संबंधों से ये तथ्य स्पष्ट होता है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान दिवस पर कई अहम बातें कही। सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमारा देश उल्लेखनीय आर्थिक विकास, मजबूत बुनियादी ढांचे, व्यापक डिजिटल
अपनाने के साथ फल फूल रहा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और प्रशंसा मिल रही है। As we celebrate 75 years since Bharat adopted its constitution, a remarkable achievement for the world's largest and most dynamic democracy. Our nation thrives with remarkable economic growth, robust infrastructure, widespread digital adoption, all getting international recognition and accolades. These achievements are vindication that our Constitution has effectively anchored Indian democracy. और संविधान दिवस के अवसर पर आइए देखते हैं डीडी न्यूज की ये खास पेशकश। संविधान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। सम का अर्थ है बराबर तथा विधान का अर्थ होता है नियम कानून। मतलब वो नियम कानून जो सभी नागरिकों पर एक समान लागू हो। संविधान किसी देश या संस्था की शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सरकार व्यवस्था आदि समस्त व्यवस्थाएं जिस लिखित अथवा अलिखित दस्तावेज से निर्मित, निर्धारित व संचालित होती हैं। इसी के चलते 26 नवंबर का दिन हर भारतीय के लिए एक बेहद खास दिन के तौर पर याद किया जाता है। खास दिन इसलिए क्योंकि ये वही दिन है जब हमारे देश भारत के संविधान या कह लें कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। आज से 75 साल पहले 26 नवंबर 1949 के दिन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने अडॉप्ट किया, जो दुनिया के सभी लिखित संविधानों में सबसे लंबा है। भारतीय संविधान में शुरुआत में 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थीं। लेकिन समय समय पर हुए संशोधनों के बाद आज भारत के संविधान में कुल 25 पार्ट्स, 448 आर्टिकल्स और तकरीबन 12 शेड्यूल्स या कहें अनुसूचियां हैं। लेकिन संविधान बनाने की प्रक्रिया आसान नहीं थी। इसको बनाने की शुरुआत तो आजादी से पहले 1946 में ही शुरू हो गई थी। उस दौरान संविधान सभा के गठन के साथ ही संविधान को बनाने के लिए ड्राफ्ट को क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करना शुरू किया गया। असेंबली में 11 सीजन हुए। इनकी बैठकें 162 दिनों में पूरी हुई और सीजन्स के दौरान ड्राफ्ट को रिवाइज और रिफाइन करने का काम विभिन्न समितियों द्वारा किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट में कई रिवीजन्स के बाद 4 नवंबर 1948 को भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर BR आम्बेडकर ने विधानसभा में संविधान का फाइनल ड्राफ्ट पेश किया, जिस पर 5 दिनों तक डिस्कशन चला। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट पर सेकेंड रीडिंग नवंबर 15, 1948 से लेकर अक्टूबर 17, 1949 तक चली। इस दौरान 7,635 संशोधित प्रस्ताव आए। इनमें से 2,473 पर विस्तार से चर्चा हुई। आखिरकार संविधान के फाइनल ड्राफ्ट को 26 नवंबर 1949 को पास किया गया, जिस पर सदस्यों और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो आपने जान लिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास कैसे और कब हुआ, पर क्या आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की इंस्पिरेशन कहां से ली गई? एक बैलेंस गवर्नमेंट अरेंजमेंट को इवॉल्व करने के एम के साथ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स दूसरे देशों में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रयोगों और अनुभवों को अडॉप्ट करने में संकोच नहीं कर रहे थे। संविधान सभा ने संविधान बनाने से पहले विश्व के अन्य देशों में बने हुए संविधान का अध्ययन किया और इसका मूल्यांकन भी। फिर उन सभी विदेशी संविधानों से लिए गए प्रावधानों में भारत के देश के अनुकूल परिवर्तन करके उन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया गया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के साथ साथ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन और जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताओं को यूज किया गया था। तो आज हमने इस वीडियो के जरिए जाना कि कैसे भारतीय संविधान का विकास हुआ और भारतीय संविधान का इतिहास क्या है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के संविधान से जुड़े इतिहास और इसे बनाने में प्रयोग किए गए सोर्सेस के बारे में जानकारी कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने एक्स पर लिखा,
और प्रधानमंत्री ने कहा सभी देशवासियों को भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर संविधान दिवस की शुभकामनाएं। और इसके साथ ही पीएम ने एक वीडियो भी साझा किया। हमारा संविधान हमारी गाइडिंग लाइट है। ये सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है। हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा, अखंड धारा, उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। और जब हम इस संवैधानिक व्यवस्था से जनप्रतिनिधि के रूप में ग्राम पंचायत से लेकर के संसद तक जो भी दायित्व निभाते हैं, हमें संविधान के लेटर एंड स्पिरिट को समर्पित भाव से ही हमें अपने आप को हमेशा सज्ज रखना होगा। आज पूरे सामर्थ्य से अपनी सभी विविधताओं पर गर्व करते हुए यह देश आगे बढ़ रहा है। और इन सब के पीछे हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। हमारे संविधान के प्रेम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं, वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। संविधान में लिखी ये भावना उस भारत की मूल भावना है जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है। भारत के संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुप्रीम कोर्ट के सभागार में संविधान दिवस समारोह में भाग लेंगे। पीएम भारतीय न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 जारी करेंगे। इस अवसर पर वो वहां पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। यूपी के संभल में हुई हिंसा से जुड़े मामले में आज कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज की है जिसमें लिखा है कि हिंसक भीड़ का मंसूबा पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाने और जान से मारने का था। एक साजिश के तहत पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। योजनाबद्ध तरीके से जामा मस्जिद सर्वे को रोकने की कोशिश की गई। एफआईआर में साफ लिखा है कि साजिश के तहत पुलिस पर पथराव किया गया। पूरी प्लानिंग के साथ करीब 700 से 800 लोग वहां इकट्ठा हुए। ये भीड़ घातक हथियारों से लैस थी। एसआई से पिस्तौल छीनने की कोशिश हुई, कारतूस लूट लिए गए। पुलिस कर्मियों को जान से मारने की नीयत से हिंसक भीड़ ने पुलिस वालों पर फायरिंग भी की। 40 से 50 लोग नाम लेकर पुलिस से हथियार छीनने के लिए बोल रहे थे। इस दौरान पुलिस कर्मियों को आग लगाकर मारने की कोशिश आवाजें भी सुनाई दी। इस मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वक्फ और संभल सदर से समाजवादी पार्टी के ही विधायक इकबाल महमूद के बेटे के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। एफआईआर में कहा गया है कि सपा सांसद जियाउर रहमान वक्फ ने भड़काऊ बयान दिए और विधायक के बेटे सोहेल इकबाल ने भीड़ को उकसाया। इसके बाद भीड़ ने पत्थरबाजी की। आपको बता दें इस मामले में पुलिस ने अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़के हिंसा के बाद स्थिति सामान्य है। इसे लेकर संभल के डीआईजी मुनिराज जी ने कहा कि दुकानें खुल गई हैं, लोगों का आवागमन अच्छे से चल रहा है। उन्होंने स्कूल खुलने के बारे में कहा कि इस बात की जानकारी जिलाधिकारी देंगे। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है। संभल में सुबह से सभी सामान्य लग रहा है, सभी दुकानें खुली है, लोग आगमन सभी अच्छी है, सब ठीक ठाक चल रहा है। अभी तक फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, पूरी संभल अब शांति से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल के बारे में डीएम साहब बताएंगे कब आदेश करेंगे उसको। तो कल तो बंद रखा है, आज का अभी उन्होंने एक्सटेंड किया हो, मैं एक बार चेक करता हूँ, ठीक है। और बाकी
मार्केट पूरी तरीके से चल रहा है, सभी लोग अपना काम देख रहे हैं। लोग से अपील भी की है, सभी शांति से अपना काम करिए, किसी की पुलिस परेशानी नहीं करेगी, जो भी निर्दोष है उनके कुछ नहीं होगा, अपना काम करते रहिए। कल जो कितना एफआईआर 7 एफआईआर हुआ तो उतनी है, बस कल जो गिरफ्तारी उतनी है, आज का तो कहीं कुछ नहीं। बस हम लोग केवल से जो हमारा पास जो वीडियो फुटेजेस है उसके आधार पर लोग का आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़के हिंसा को लेकर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होती है। योगी सरकार निष्पक्ष है, दंगा ना हो ये सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। पुलिस की जो कार्रवाई होती है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होती है, और उत्तर प्रदेश सरकार जो योगी सरकार है वो निष्पक्ष है। दंगा ना हो ये सरकार को सुनिश्चित करना दायित्व है। तमाम ऐसे लोग थे जो भीड़ के बीच में आए, अपना चेहरा ढके हुए थे, हाथों में पत्थर थे, हाथों में विभिन्न प्रकार के हथियार दिखाई पड़े। वो कौन लोग थे? निश्चित रूप में ऐसे असामाजिक तत्व जरूर रहे होंगे जिनका उद्देश्य रहा होगा कि वो अशांति फैलावें। सरकार का पूरा दायित्व है और विपक्ष का भी पूरा दायित्व है कि शांति। और सीधे आपको ले चलते हैं, जेपी नड्डा संविधान दिवस पर अपना संबोधन दे रहे हैं। उसको हम लोगों ने दोहराया। आज 75वें संविधान दिवस के अवसर पर हम सब लोग यहाँ एकत्र आए हैं। कुछ देर पहले संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने हम सबका संबोधन किया, राष्ट्र के नाम संबोधन किया, और उन्होंने 75वें संविधान सभा के दृष्टि, संविधान दिवस के दृष्टि से हम सबका मार्गदर्शन भी किया, और आज के दिवस के बारे में उन्होंने इसकी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम सबके सामने रखा। अभी वीरेंद्र जी चर्चा कर रहे थे कि भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में ये संविधान हम सबको दिया है। आज के दिन हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हैं। उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका संविधान को कार्य रूप देने में रही, और उन्होंने इसको ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में इसको एक रूप भी दिया, और यह संविधान हम सबको, इस देश को आगे बढ़ाने में बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी याद करना, जिन्होंने संविधान सभा के डिबेट्स को, उसकी अध्यक्षता की और उसमें सारी बातों की बारीकियों को रखा, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत अच्छे शब्दों में उसको हम सब के बीच में रखा, और वो संविधान के रूप में जाना गया। तो आज के दिन हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, राजेंद्र प्रसाद जी को नमन भी करते हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इस करके विशेष करके याद करते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक संविधान, जो दुनिया का सबसे बड़ा संवैधानिक ग्रंथ बना, सबसे बड़ा ग्रंथ बना, उसके लिए हम सब लोग उनको याद करते हैं, और आज के दिन उनको याद करना बनता है, और हम सब लोग उनके इस संविधान को कार्य रूप देने में अपना पूरा योगदान करें, इस बात का हम संकल्प भी लेते हैं। आज ही के दिन जब हम 26 नवंबर को याद करते हैं, तो आवश्यक ये भी हो जाता है कि हम 26/11 को भी याद करें, क्योंकि आज ही के दिन मुंबई में जो हमले हुए, जिसमें आम लोग, हमारे नागरिक बंधु और विदेशी पर्यटक भी कुछ हताहत हुए, साथ में हमारे सुरक्षा कर्मचारी भी शहीद हुए। आज उनको भी याद करना आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी जान दी, और जिस तरीके से यह हमला हुआ था, उस समय जिन लोगों ने उनको बचाने के लिए योगदान किया, ऐसे हमारे सुरक्षाकर्मी, उनको भी हम भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं, और उनको भी आज के दिन हम याद करते हैं।
अगर हम संविधान दिवस की बात करें तो यह अंबेडकर जी की तरफ से हम सबको बहुत बड़ी एक जिसे कहा जाए गिफ्ट है और ये अब हमारी जिम्मेवारी बनती है। और अब हम सीधे आपको ले चलते हैं संभल, जहां पर हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ, जिस तरह से वहां पर हिंसा हुई और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। नीरज, अगर देखें तो उसके बाद लगातार जिस तरह से जांच चल रही है और जो खुलासे हो रहे हैं वो काफ़ी अहम है, विशेषकर जब हम एफआईआर की बात करते हैं, काफ़ी सनसनीखेज खुलासे वहाँ पर हुए हैं। देखिए, बिल्कुल रमा, आप सही कह रही हैं। इस मामले में एफआईआर है, 7 एफआईआर दर्ज हुई हैं और आप देखें 2700 के करीब जो लोग हैं जो इस एफआईआर में जिनका जिक्र है, जो अज्ञात हैं, लेकिन 6 लोग हैं जिनके नाम से एफआईआर हुई है। सबसे पहले रमा, आपको इन दृश्यों को दिखा देते हैं कि आखिर ये जो विवाद हुआ था वो कौन सी मस्जिद है। आप ये देखें कि ये शाही जामा मस्जिद संभल, ये आपको दिखाई दे रहा है और हमारे कैमरामैन अनिल से हम गुजारिश करेंगे अब आपको ये मस्जिद के जो फ्रंट हिस्सा है उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। जो यहाँ पर पुराने लोग हैं उनका कहना है कि ये हरिहर मंदिर था और आप ये देखें कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर एक कुआं था और ये फिर बाद में इसे ढक दिया गया। ये कुएं का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही आप अगर ये देखें तो ये मस्जिद का फ्रंट गेट है, जिसे कहते हैं हम शाही जामा मस्जिद संभल का ये फ्रंट गेट है। और यहीं से आप देखें कि जब सर्वे की टीम पहुंची थी और यहीं से तनाव हुआ, पथराव हुआ, जिसमें पुलिस के भी कई लोग घायल हुए और जो वहां पर गोली चली उसमें 4 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। और इसके साथ साथ ही ये हम थोड़ा सा हमारे कैमरामैन आपको इस इलाके के बारे में रमा बताएंगे। आप ये इलाका आप देखिए कि ये जो सामने जो तीनों तरफ जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये मुस्लिम आबादी है और इसके अगर बगल में देखें तो ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर बैरिकेड लगा हुआ है जो पुलिस ने बंद कर रखा है। यहाँ पर हिंदू जो समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। अब जिसमें एफआईआर जो संभल पुलिस ने इस पूरे मामले में दर्ज की है उसमें आप देखें कि तेजी से जो जांच है वो चल रही है और पुलिस का ये कहना है कि जो भी इसमें दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। और आप सबसे पहले देखें कि जब 19 तारीख को पहला सर्वे हुआ यहाँ पर किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई, सर्वे की टीम आई और चुपचाप सर्वे करके चली गई। 24 तारीख को जब दूसरा सर्वे हुआ और उसकी जानकारी जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है उसके सदर हैं उनको दी गई थी रात को कि सुबह सर्वे की टीम आएगी। लेकिन सुबह जब सर्वे की टीम यहाँ पर पहुंची तो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग थे वो एकत्रित थे, यानी कि एक तरीके से प्री प्लानिंग थी। 2000-2500 के करीब संख्या थी और सामान्य तौर पर जब नमाज भी होती है यहाँ पर इस मस्जिद के अंदर तो संख्या 500 से ज़्यादा नहीं होती। तो 2500 लोगों को यहाँ बुलाया गया तो कोई ना कोई प्लानिंग का हिस्सा था। दूसरा कुछ दूसरे हिस्से हम आपको मस्जिद के दिखाएंगे, हमारे कैमरामैन अनिल आपको ये आपको बता दें कि यहाँ पर जो आपको ये मकान दिखाई दे रहा है यहाँ पर बड़ी संख्या में ईंटें यहाँ पर मौजूद थी। ईंटें इकट्ठी करके यहाँ पर रखी गई थी, लेकिन बाद में जो जिला प्रशासन है उन्होंने कल उस ईंट वाले हिस्से को हटा दिया। अभी दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात है कि हालांकि अब ये विवाद जो यहाँ पर चल रहा है मस्जिद को लेकर और सर्वे को लेकर, क्योंकि हिंदू संगठनों के लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ हरिहर मंदिर था। हरि यानी कि भगवान विष्णु और हर यानी महादेव, विष्णु और महादेव के रूप में हरिहर भगवान यहाँ मौजूद थे, यहाँ हिंदू समुदाय के लोग कहते हैं। और उसके रूप में वो कहते हैं कि सामान्य तौर पर मस्जिद में बट का वृक्ष नहीं होता, लेकिन आप यहाँ देखें कि जो बरगद का जो वृक्ष है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं खासतौर से हिंदू समुदाय के, उन लोगों का ये कहना था कि जो हिस्सा आपको ये बाहर वाला दिखाई दे रहा है, जो कुआं जैसा प्रतीत हो रहा है, कि यहाँ पर वो दीपावली पे पूजा भी करते थे। उनके घरों में जब शादियां होती थी तो इस कुएं में जो पूजन का जो कार्य है वो भी होता था। बहरहाल जो हिंसा भड़की उसको लेकर प्रशासन का भी ये कहना है कि उनके पास विकल्प थे, वो सर्वे के खिलाफ जो दूसरी अदालत है वहां पर भी जा सकते थे, लेकिन जिस तरीके से प्री प्लानिंग की गई तो ये बताता है कि कोई ना कोई साजिश रची गई। अब पुलिस का ये कहना है कि जो भी इस साजिश में शामिल होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी 7 एफआईआर जो पुलिस है संभल पुलिस ने दर्ज कर रखी हैं, 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और कई सारे लोगों को
अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ भी संबल पुलिस बिल्कुल नीरज, जिस तरह से आपने दिखाया है पूरा वहाँ का जो वस्तु स्थिति है और जहाँ पर ईंटें जमा थी और जिस तरह से पूरा एक ये सुनियोजित साजिश के तहत जो है जो पूरा प्लान है वो दिखाई देता है, और इसमें 2 सपा नेताओं के नाम आना, ये अपने आप में ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं इस पूरी जो वहाँ वस्तु स्थिति था उसकी राजनीतिकरण करने की कोशिश भी की गई, राजनीतिक लाभ लेने की जब हम बात करते हैं। देखिए बिल्कुल राजनीति करने की कोशिश, बिल्कुल 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 रमा, मैं वही जिक्र कर रहा था, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की गई। आप देखें कि जो सपा के सांसद हैं और खुद जो यहाँ सपा के विधायक हैं उनके जो पुत्र हैं वो लगातार भड़काऊ भाषण देते रहे और ये लगातार दावे करते रहे कि इस मस्जिद को कोई छू नहीं सकता, इस मस्जिद में कोई आ नहीं सकता, ये हमारी मस्जिद है, हम इसकी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, इस तरह की तमाम बातें करते रहे। अब बाद में आपने देखा भी होगा कि जब पार्लियामेंट 25 तारीख को शुरू हुई और सपा के जो सांसद हैं उन्होंने ये वक्तव्य दिया, उस समय अखिलेश यादव भी साथ थे, कि मैं जब संभल में हिंसा हुई थी उस समय यहाँ मौजूद ही नहीं था, तो मेरा नाम FIR में क्यों है। जो पुलिस है संभल पुलिस, उससे ये सवाल भी किए गए, उनका ये कहना था कि फोन के द्वारा देश के किसी भी हिस्से में बैठकर कोई भी व्यक्ति भीड़ को भड़का सकता है, हिंसा को करवा सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो हिंसा करवा रहा है वो जिले में ही मौजूद हो। उन्होंने फोन किया, तमाम लोगों से बात की, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप देखें इंतजामिया कमेटी के जो प्रमुख हैं, सर्वे की जब जानकारी की बात सामने आई थी तो रात को उनसे संपर्क साधा गया था, उनको बताया गया था। इसके अलावा पूरे जिले में किसी को नहीं मालूम था कि यहाँ सुबह 7 बजे सर्वे की टीम पहुंचेगी। लेकिन आप देखें कि जब यहाँ सर्वे की टीम सुबह सुबह पहुंची तो यहाँ 2500 की भीड़ पहले से तैनात थी। 2500 की भीड़ लगातार यहाँ पे नारेबाजी कर रही थी, विरोध भी कर रही थी, और उसके साथ ही यहाँ जो पत्थर और ईंट पत्थर भी रखे हुए। तो ये बिल्कुल चिंता की बात ये भी है कि जिस तरह से भीड़ हिंसक दिखाई दे रही थी, बिल्कुल हिंसक दिखाई दे रही थी और पुलिस वालों को भी जलाकर मारने की जो कोशिश एक थी वो काफी चिंता दिखाता है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि आप देखें कि वो दृश्य भी हम लोगों ने देखे, वो विजुअल भी देखे कि किस तरीके से गाड़ियां जल रही थी, किस तरीके से पत्थरबाजी की घटना हो रही थी। 30 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए हैं, किसी का सिर टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी के माथे पर, किसी के सीने पर पत्थरों के निशान हैं। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने उनके पास से कई सारे हथियार बरामद किए, कई सारे नकुले हथियार जो खासतौर से किसी को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उस तरह के हथियार उन लोगों से बरामद किए जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो एक तरीके से साजिश थी। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, आप ये देखें कि लगातार जिस तरीके से पत्थर मारे जा रहे थे, बार बार पुलिस के द्वारा ये कहा भी जा रहा था, रोका भी जा रहा था कि आप दूसरों के कहने पे भड़किए मत, आप अपना ही नुकसान करेंगे। लेकिन उसके बाद भी भीड़ लगातार पत्थरबाजी की घटना को अंजाम देती रही और उसी का नतीजा है कि कई सारी पुलिस की गाड़ियां जल गई, कई सारी बाइक यहाँ पर जल गई, दुकानों को भी नुकसान हुआ, आसपास के जो घर थे मस्जिद के आसपास उनको भी नुकसान हुआ। तो ये कह सकते हैं कि एक प्लानिंग का ही हिस्सा था। और दूसरा, ये जगह रमा इसलिए भी खास हो जाती है कि हिंदू समुदाय के लोगों का ये कहना है कि पृथ्वीराज चौहान जब संयोगिता को लेकर आए थे तो सबसे पहले यहाँ संभल में ही पहुंचे थे और यहीं हरिहर मंदिर में उन्होंने पूजा बिल्कुल काफी अहम जानकारी आप दे रहे हैं नीरज, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नीरज, करते थे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और मीडिया प्राइम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए DD न्यूज। संविधान के पवित्र ग्रंथ के आगे शीश झुकाया, संविधान के मूल्यों को अपनी सभी योजनाओं के मूल में रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान की सीख को जन जन तक पहुंचाया। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। संविधान के निर्माता को अभूतपूर्व श्रद्धांजलि अर्पित की। संवैधानिक अधिकारों के साथ ही कर्तव्यों की ओर चलने का भी देश को आह्वान किया। एक देश एक संविधान के संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई। न्याय आधारित भारतीय दंड संहिता देश को समर्पित की। इसी विजन के साथ आज देश आत्मनिर्भरता से चल पड़ा है विकसित भारत की ओर। संविधान एक्ट 75 के अवसर पर संविधान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दोहराता है देश।
आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन? जी हां, इस सवाल के जवाब का सबको इंतजार है। इस पर सस्पेंस अभी बना हुआ है। इस बीच आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। शिंदे आज दोनों उप मुख्यमंत्रियों देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ राजभवन पहुंचे और अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। दरअसल आज विधानसभा के कार्यकाल का आखिरी दिन है। नए मुख्यमंत्री बनने तक शिंदे कार्यवाहक CM के तौर पर काम करते रहेंगे। बीजेपी ने ऐतिहासिक रूप से 132 सीट पर परचम लहराया है, जबकि शिंदे की शिवसेना को 57 और अजित पवार को NCP को 41 सीट पर जीत मिली है। बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस और वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अगले मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में हैं। मतगणना प्रक्रिया के दौरान एकनाथ शिंदे ने संकेत दिया था कि परिणाम आने के बाद गठबंधन के तीनों दल तय करेंगे कि कौन भूमिका निभाएगा। लिहाजा महायुति की सरकार के फॉर्मूले का इंतजार सभी को है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से बीजेपी दफ्तर से हमारे संवाददाता शिशिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर, किस तरह के फॉर्मूले पर विचार विमर्श हो रहा है? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो कोई स्पष्ट जो है बात सामने नहीं आई है। हालांकि जो तीनों पार्टियों के प्रमुख नेता है, मतलब एकनाथ शिंदे की बात करें, अजित पवार की बात करें और देवेंद्र फडणवीस की बात करें, तीनों ये कह रहे हैं कि इस बारे में जो फैसला है तीनों मिलकर जो है लेंगे और जल्द से जल्द इसके बारे में जो है सूचित किया जाएगा। लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई बात अब तक सामने नहीं आई और कोई नाम भी सामने नहीं आया। लेकिन एक बात कह दूं कि हर पार्टी जो है, फिर चाहे वो अजित पवार की पार्टी हो या फिर हम बात करें एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या फिर हम बीजेपी की बात करें, तो ऐसे में इन दोनों पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि NCP से कहा जा रहा है कि अजित पवार जो है वो उनके मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी है और उनका चेहरा जो है पार्टी प्रोजेक्ट करना चाहती है। वही शिंदे की बात करें तो शिंदे के पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं के बीच में ये बात है कि एकनाथ शिंदे को फिर से एक बार जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अलग अलग फॉर्मूले सामने आ रहे हैं। फिर कहा जा रहा है कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री जो है पद वो बांटा जाए। फॉर्मूला ये भी है कि 2 साल देवेंद्र फडणवीस, 2 साल एकनाथ शिंदे और 1 साल अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऐसे कई सारे फॉर्मूले इस वक्त जो है मीडिया रिपोर्ट के सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी आधिकारिक तरफ से नहीं हुई है। पहली बात। दूसरी बात इसमें यह भी है, चाहे अगर NCP की हम बात करें तो NCP ने स्पष्ट किया है कि अगर देवेंद्र फडणवीस का नाम जो है मुख्यमंत्री पद के लिए सामने आता है तो उनसे कोई ऐतराज नहीं है। तो ऐसे में अब जितना भी अगर देखा जाए तो ये कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन तीनों पार्टी कह रही है कि वरिष्ठ नेतागण इसके बारे में जो है फैसला लेंगे। अब तक की अगर हम बात करें तो अब तक जो है NCP के बात करें पार्टी की, तो विधायक दल का नेता अजित पवार को चुन लिया गया है। वही शिवसेना की तरफ से जो है एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। बीजेपी में अगर देखा जाए तो अब तक जो है विधायक दल का नेता नहीं चुना गया। बीजेपी ने कहा इस बारे में जो है जो पार्टी वरिष्ठ है, आलाकमान है दिल्ली में, वो इसके बारे में जो है फैसला लेंगे और उसके बारे में जो है अगली प्रक्रिया की जाएगी। ऐसे में आज जो है महाराष्ट्र की विधानसभा का जो पिछली विगत विधानसभा है उसका आखिरी दिन था, तो इसीलिए आज जो है मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और अब जो है वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर होंगे जब तक नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी महाराष्ट्र में नहीं होती। तो ऐसे में अब जो है फिर से एक बार अगर देखा जाए तो कमान जो है पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता है उनके हाथ में है। अब जो कि अगर देखा जाए तो उनके द्वारा ही जो है इसके बारे में घोषणा की जाएगी, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं तकरीबन और 3 से 4 दिन इस पूरी प्रक्रिया में लग सकते हैं। बिल्कुल शिशिर, जिस तरह से आप बता रहे हैं, सवाल यही है कि सहमति जो है वो किस पर बन सकती है। लगातार वहाँ पर बैठकें भी चल रही होंगी और जिस तरह की लैंडस्लाइड विक्ट्री है और जिस तरह से बीजेपी ने बहुत ज़्यादा सीटें हासिल की हैं, तो उसे लेकर सहमति की जो सुई है, हम कहते हैं कि वो किस तरफ घूम सकती है। किस तरह की बैठकें वहाँ पर हो रही हैं, क्या कुछ बातचीत हो रही है, किस तरह की गहमा गहमी है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर देखा जाए तो वो खींचतान दिखाई नहीं दे रही है महायुति में। जहां तक बात करें वरिष्ठ नेताओं की, वो भी काफी स्पष्ट है कि एक साथ एक जो है चर्चा करके इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। जाहिर सी बात है पार्टी कार्यकर्ताओं की और पार्टी के नेताओं की अलग राय हो सकती है। वो चाहते हैं कि उनके नेता जो है मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हो
और ये एनसीपी की भी तरफ से पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग है, उनके नेता की। तो वही हम बात करें शिवसेना की तरफ से भी ये मांग की जा रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अगर हम देखा जाए तो बीजेपी के जो नेता है उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस ने जो है पूरी पार्टी कमान महाराष्ट्र में संभाली और जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो ऐसे में एक सक्षम नेतृत्व है। हम बीजेपी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष का अगर बयान कल जो उन्होंने दिया था, अगर उसके बारे में बात करें तो उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस सक्षम नेता है जो कि महायुति को आगे लेके जाने के लिए सक्षम, और ऐसा नेता जो समन्वय रखता है दोनों पार्टियों के साथ। अच्छा, तो ऐसे में उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से जो है देवेंद्र फडणवीस जो है इस रेस में आगे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, सभी कयास है उसके बारे में अभी तक चर्चा शुरू है। जैसे मैंने पहले भी कहा, इसमें कोई खींचतान नहीं है, लेकिन अब जो है बात सहमति का है कि किस प्रकार से कौन सा नाम आगे आता है और किस प्रकार से उस नाम पर सहमति बनती है। इस पर जो है इस वक्त देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से सभी राजी हो जाते हैं, पहल की है। और इसमें ये भी हम कहेंगे कि तकरीबन 140 के आसपास इस वक्त जो है बीजेपी के विधायक बन चुके हैं, मतलब जो चुन के आए थे, और साथ ही साथ 5 से 6 जो इंडिपेंडेंट जो विधायक है उन्होंने भी अब जो है बीजेपी को अपना समर्थन दिया है। तो ये आंकड़ा अगर देखा जाए तकरीबन 138 139 के आसपास ये आंकड़ा पहुंचता है। तो ऐसे में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है बीजेपी उभर के सामने आई है। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना है, तो तीसरे नंबर पर अजित पवार की पार्टी है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी तो सबसे प्रमुख ही है, लेकिन साथ ही साथ कैबिनेट का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा, कैबिनेट पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा, ये भी महत्वपूर्ण है। तो जाहिर सी बात है, इन सभी बिंदुओं पर भी जो है चर्चा हो सकती है और आने वाले समय में इस पर भी पूरी स्पष्टता आ जाएगी। बिल्कुल समय का इंतजार करना होगा, लेकिन जिस तरह से स्टेटमेंट्स आए हैं, जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की आपने बात कही है और बीजेपी के स्टेक की बात कही है, उसको देखते हुए काफी कुछ साफ होता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल, देखिए अब चीजें धीरे धीरे अगर देखा जाए कि पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए, तीनों महायुति की पार्टियों ने अपनी जो है जो इनिशियल जो काम था वो पूरा कर लिया, विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अब महायुति का नेता चुनने की जरूरत होगी सदन में, और वो जो होगा मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो सकता है। तो ऐसे में ये एक पहली स्टेप्स तो हो चुकी है, लेकिन अब जो है खासतौर पर बीजेपी की तरफ से बात करूंगा तो बीजेपी की तरफ से जो है एक पर्यवेक्षक यहाँ पर आएंगे, ऑब्जर्वर यहाँ पर आएंगे महाराष्ट्र में, और उसके बाद जो है विधायक दल का नेता जो है उसकी घोषणा होगी, और उसके बाद हम देखेंगे कि तीनों जो दल के विधायक नेता है वो एक साथ चर्चा करेंगे, और मुख्यमंत्री और साथ ही साथ बाकी चीजों का जो एक समन्वय है उनका, उसके बारे में चर्चा होकर उसका नाम सामने आ सकता है। लेकिन जैसे मैं अभी भी कह रहा हूं कि कई सारे पार्टी जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा जो है ये मांग रखी जा रही है कि उनके नेता मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो वरिष्ठ पार्टी के नेतागण हैं उनके द्वारा अभी तक किसी भी नाम जो है सामने नहीं आया है, और सभी यही कह रहे हैं कि वरिष्ठ नेता जो है, चाहे बीजेपी के आला कमान की हम बात करें, बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिल्ली में है, वो इस बारे में चर्चा करेंगे। तो वही एकनाथ शिंदे, मतलब शिवसेना जी पूरी कमान जो एकनाथ शिंदे के हाथ में है, तो वही एनसीपी की कमान अजित पवार के हाथ में है। तो इनको सर्वाधिकार दिए गए हैं कि इस बारे में वो जो भी फैसला लेंगे पार्टी को मान्य होगा। बिल्कुल, महायुति की बैठक जिस तरह से आप बता रहे हैं शिशिर, कब तक एक्सपेक्टेड है, कब तक हो सकती है? हालांकि इसके बारे में भी अब तक कोई स्पष्टता नहीं है। हालांकि मैं जैसे कह रहा हूं कि पार्टी इस वक्त जो है बैठकों का दौर जारी है। फिर चाहे वो अजित पवार की बात करें तो सभी विधायक उनसे मिलने आ रहे हैं, उनके विधायक दल के जो है उनको चुना गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखा कई सारे नेतागण उनसे मिलने आ रहे हैं। वही आलम जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस का भी है। इस वक्त जो है पार्टी के दूर दराज जो विधायक को चुन किया है वो इस वक्त उनसे मुलाकात कर रहे हैं। अभी तक जो है तीनों नेताओं के साथ एक साथ जो है अब तक बैठक नहीं हुई है ऑफिशियली, हम जो कह रहे हैं। तो उसके बारे में इस विषय पर जब ये तीनों नेतागण बैठेंगे तभी जो है इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि मुख्यमंत्री का नाम किसका नाम जो है सामने आ रहा है। लेकिन अगले 3-4 दिनों में ये आसार नहीं दिख रहे। चलिए, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में एक नाइट क्लब के पास आज तड़के 2 धमाके हुए। ऐसा बताया जा रहा है कि ये क्लब मशहूर रैपर बादशाह का है। विस्फोट से नाइट क्लब के सामने वाले हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।
और मध्य प्रदेश के मुरैना में आधी रात को एक विस्फोट में 3 मकान ढह गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पूरे घटनाक्रम में एसपी मुरैना ने कहा कि राठौर कॉलोनी में रात 12 बजे एक ब्लास्ट की सूचना मिली, जिसमें 2 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। हादसे में 2 लोगों की मौत के साथ 4 से 5 लोगों के घायल होने की खबर है और बचाव अभियान फिलहाल चल रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के राठौड़ कॉलोनी में आज रात लगभग 12 बजे एक ब्लास्ट की सूचना मिली, जिसमें दो घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और अभी 4-5 घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 डेथ्स हैं जिनकी पुष्टि हुई है, 2 महिलाएं हैं जिनकी मृत्यु हुई है मलबे में दबने के कारण। अभी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और डिटेल्स अभी जैसे ही सामने आते तो हम लोग अकॉर्डिंगली अपडेट करेंगे। मुंबई पर 26/11 को हुए हमले की आज 16वीं बरसी है। साल 2008 में मुंबई में आज के दिन लश्कर-ए-तैयबा के प्रशिक्षित और भारी हथियारों से लैस 10 आतंकियों ने मुंबई की कई जगहों और प्रतिष्ठित इमारतों पर हमला किया। लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और ताजमहल होटल में इन आतंकियों ने खूनी खेल खेला। इस हमले में सुरक्षा बलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 9 आतंकी मार गिराए और 1 आतंकी कसाब को जिंदा पकड़ लिया, जिसे साल 2012 में फांसी दे दी गई। इस आतंकी हमले में कई पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत जल्द ही आपको QR कोड सुविधा वाला नया पैन कार्ड मिल जाएगा। तो पैन 2.0 परियोजना टैक्स पेयर्स पंजीकरण सेवाओं को बेहतर बनाएगी। ये वर्तमान पैन 10 प्रणाली का उन्नत संस्करण है, जिससे करदाताओं को डिजिटल अनुभव मिलेगा। पैन 2.0 परियोजना के तहत मौजूदा प्रणाली को पूरी तरह से अपग्रेड कर QR कोड सुविधा दी जाएगी। ये पूरी तरह पेपरलेस और ऑनलाइन रहेगा। पैन 2.0 प्रोजेक्ट टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्विसेज को टेक्नोलॉजी के जरिए बदलने में मदद करेगा। इससे कई फायदे होंगे, जैसे आसान एक्सेस, तेज सर्विस, बेहतर क्वालिटी, सुरक्षित डेटा, इको फ्रेंडली प्रोसेस और कम लागत। ये प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के विजन के साथ भी मेल खाता है। इसमें पैन को सभी सरकारी एजेंसियों के डिजिटल सिस्टम के लिए कॉमन आइडेंटिफायर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। खास बात यह है कि आपको पैन कार्ड बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पैन अमान्य नहीं होगा, बल्कि आपको एक नया पैन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। पैन का ये अपग्रेडेशन बिल्कुल निःशुल्क होगा। इस प्रोजेक्ट पर 1435 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार के अनुसार पैन 2.0 प्रोजेक्ट से न केवल टैक्स पेयर्स को फायदा होगा, बल्कि आयकर विभाग के कामकाज में भी तेजी आएगी और पारदर्शिता भी आएगी। ये प्रोजेक्ट डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को भी सुनिश्चित करेगा। सरकार को उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। ये प्रोजेक्ट कई चरणों में पूरा किया जाएगा। इसके तहत नए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की जाएगी। साथ ही आयकर विभाग के कर्मचारियों को भी नए सिस्टम के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। एसआर समूह के को फाउंडर शशिकांत रुइया का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एसआर समूह के अध्यक्ष उद्योगपति शशिकांत रुइया ने भारत के कॉर्पोरेट परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एसआर समूह की नींव रखी और इसे एक वैश्विक समूह बनाया। प्रधानमंत्री ने शशिकांत रुइया के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने कहा कि शशिकांत रुइया जी उद्योग जगत की एक महान हस्ती थे। उनके दूरदर्शी नेतृत्व और उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने भारत के व्यावसायिक परिदृश्य को बदल दिया। उन्होंने नव प्रवर्तन और विकास के लिए उच्च मानक स्थापित किए। वे हमेशा विचारों से भरे रहते थे, हमेशा चर्चा करते थे कि हम अपने देश को कैसे बेहतर बना सकते हैं। शशि जी का निधन अत्यंत दुखद है। पीएम ने दुख की इस घड़ी में उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति संवेदना जताई है। और मीडिया प्राइम में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
संविधान के पवित्र ग्रंथ के आगे शीश झुकाया, संविधान के मूल्यों को अपनी सभी योजनाओं के मूल में रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान की सीख को जन जन तक पहुंचाया। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। संविधान के निर्माता को अभूतपूर्व श्रद्धांजलि अर्पित की। संवैधानिक अधिकारों के साथ ही कर्तव्यों की ओर चलने का भी देश को आह्वान किया। एक देश एक संविधान के संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई। न्याय आधारित भारतीय दंड संहिता देश को समर्पित की। इसी विजन के साथ आज देश आत्मनिर्भरता से चल पड़ा है विकसित भारत की ओर। संविधान एक्ट 75 के अवसर पर संविधान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दोहराता है देश। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में, कम या ज्यादा, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी के बाद पूरे बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग नारेबाजी कर इस अवैध गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। वहीं इस्कॉन ने इस मामले में भारत से तत्काल कदम उठाने की अपील की है। इस्कॉन ने चिन्मय कृष्णदास प्रभु पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि ये बेबुनियाद आरोप लगाना अपमानजनक है कि इस्कॉन का दुनिया में कहीं भी आतंकवाद से कोई लेना देना है। भारत सरकार से आग्रह है कि तत्काल कदम उठाएं और बांग्लादेश सरकार से बात कर बताएं कि इस्कॉन एक शांति प्रिय भक्ति आंदोलन है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने बांग्लादेश में इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी की निंदा की है। उनका कहना है कि इस्कॉन जैसी संस्था और चिन्मय कृष्णदास जैसे सन्यासी का किसी तरह के आतंकवाद से संबंध हो ही नहीं सकता। संस्था का और ऐसे सन्यासी का किसी तरह के आतंकवाद से कोई संबंध हो ही नहीं सकता। यह तो ठीक है कि चिन्मय के इस्कॉन के मंदिर पे पिछले दिनों जो हमले हुए थे उसके विरोध में संपूर्ण हिंदू समाज को जागृत करना, उनको सड़क पर आकर के प्रदर्शन करवाने के लिए नेतृत्व करना, सरकार से ये मांग करना कि ये राजधर्म है कि वहाँ की माइनॉरिटीज़ का जीवन, संपत्ति, सम्मान सुरक्षित रहे। इसके लिए सब अधिकारियों से कहना, ये सब उन्होंने किया होगा। यह सब संविधान के अंतर्गत दिए गए अधिकारों में आता है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वे कनाडा और मैक्सिको से आने वाले सभी उत्पादों पर 25% का शुल्क लगाएंगे। ट्रंप का कहना है कि वो ऐसा तब तक करेंगे जब तक ये देश अमेरिका में अपने अवैध प्रवासियों और फेंटेनाइल दवाओं के प्रवाह को बंद नहीं करते। ट्रंप ने यह भी घोषणा की कि अगर चीन ने अमेरिका में आ रहे फेंटेनाइल को रोकने के लिए निर्णायक कार्रवाई नहीं की तो वो चीन से आने वाले सामानों पर मौजूदा दरों के अलावा 10% का टैरिफ लगा देंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि वे अगले वर्ष 20 जनवरी को कार्यभार ग्रहण करने के बाद अपने पहले कार्य के रूप में 3 देशों के उत्पादों पर शुल्क लगाने संबंधी कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। इससे पहले ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान के दौरान कई बार कहा था कि वे अमेरिकी हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए शुल्क लगाएंगे। और अब से थोड़ी देर में सिंगापुर में खेली जा रही शतरंज विश्व चैंपियनशिप में भारत के डी गुकेश और चीन के टिंग लेरेन के बीच दूसरे राउंड का मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले सोमवार को खेले गए पहले दौर के मैच में डी गुकेश को हार का सामना करना पड़ा। मौजूदा चैंपियन टिंग लेरेन ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप के बेहद बचाव वाले पहले मुकाबले में सोमवार को उन्हें हरा दिया।
काले मोहरों से खेलते हुए लिरेन ने 14 बाजियों के मुकाबले में शुरुआती बढ़त बना ली है। और भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम एशिया कप में बुधवार को अपने अभियान का आगाज करेगी। भारतीय टीम अपने पहले मैच में थाईलैंड से भिड़ेगी। भारतीय टीम ग्रुप ए में है, जहां टीम के साथ कोरिया, जापान, चीनी, ताइपे और थाईलैंड की टीम है। ये प्रतियोगिता 4 दिसंबर तक चलेगी। वैसे भारतीय टीम का इस प्रतियोगिता में रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। टीम अब तक 4 प्रतियोगिता का खिताब जीत चुकी है। भारत ने साल 2004, 2008, 2015 और 2023 में इस प्रतियोगिता में खिताब जीता। आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन के दूसरे दिन 13 साल के बल्लेबाज ने इतिहास रच दिया। बिहार के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आईपीएल ऑक्शन में बिकने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच इस खिलाड़ी को खरीदने की जंग हुई। आखिर में सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने 1.10 करोड़ रुपए की बोली के साथ अपनी टीम में शामिल कर लिया। 2023-24 के रणजी ट्रॉफी सीजन में उन्होंने मुंबई के खिलाफ सिर्फ 12 साल और 284 दिन की उम्र में डेब्यू किया। ऐसा करने वाले टूर्नामेंट इतिहास में वो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे। और बिहार के 13 वर्ष के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल की टीम से जुड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव को राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा। इस पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने खुशी जताई है। बीसीए के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने कहा कि वैभव ने बिहार का नाम रोशन किया है और आने वाले दिनों में वो देश का नाम भी रोशन करेंगे। आज का दिन हम प्रत्येक बिहार वासियों के लिए गर्व का दिन है। हमारे बिहार का एक बच्चा बिहार का नाम रोशन किया है और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि ये लड़का एक दिन देश का नाम रोशन करेगा। मैं वैभव सूर्यवंशी को इस उपलब्धि के लिए शुभकामना और बधाई देता हूं। उधर यूएफा चैंपियंस लीग में आज देर रात बायर्न म्यूनिख का सामना पेरिस सेंट जर्मेन से होगा। पीएसजी की टीम लीग में 25वें स्थान पर मौजूद है, जबकि वहीं बायर्न की टीम 17वें स्थान पर है। हालांकि इस मुकाबले में दबाव दोनों ही टीमों पर है। बायर्न की टीम को लीग में एस्टन विला और बार्सिलोना के हाथों हार मिली है। वहीं पीएसजी की टीम को अपने पिछले मैच में एटलेटिको मैड्रिड के हाथों 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं बार्सिलोना की टीम भी आज देर रात मैदान पर पेश करेगी चुनौती। टीम का ब्रिस्ट से होगा सामना और दोनों टीमें इस मुकाबले को लेकर तैयार हैं और दोनों को उम्मीद है कि वो एक दूसरे को कड़ी चुनौती देने में कामयाब होंगी। और अब बात गोवा में चल रहे फिल्म महोत्सव की।